हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अरिहंत का पहला प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बुक का। ठीक है, क्लास 9th टर्म फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस में तो ऐसा कुछ लिख रखा ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड ऑल टाइमिंग दे रखी है, 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको सेक्शन ए खुद सॉल्व करना है क्योंकि सेक्शन ए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको इसमें से आंसर ढूंढना है, उस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, ऊपर से एमसीक्यूज हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर से पैसेज देखो, नीचे देखो पैसेज जब खत्म हो रहा है क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो खाली आपको 5 आंसर्स 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान से पेपर्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये एज अ होमवर्क है आपका। सेकंड आपका अमेजोन के ऊपर आपको गिवन है, तो सेम वही चीज़ आपको खुद सॉल्व करना है सेक्शन ए। ठीक है, मैं सेक्शन बी से सॉल्व करवा रही हूँ कि सेक्शन बी और सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो फर्स्ट आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज आपको गिवन है। इसमें क्या होता है कि आपको किसी के बारे में कोई एक फेमस पर्सनालिटी उसके बारे में या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड उसके बारे में आपको एक पैसेज गिवन होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें गिवन होते हैं, आपको फिल आउट करना होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप इसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का ही इसमें यूज़ करोगे। मतलब इस एम आर एंड वॉज वर का ही आप इसमें यूज़ करोगे। तो इस अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस का यूज़ करने वाले हो। ठीक है, और इसमें आप हमेशा किसी पर्सन के फैक्ट से रिलेटेड आप बात करोगे, आप अपना ओपिनियन नहीं दोगे इसके अंदर। इसमें हमें भी कभी भी ओपिनियंस नहीं देने होते हैं। अगर आपको लिखने के लिए आता है पूरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज कि आप इस पर्सन के बारे में आप पूरा लिखो। ठीक है, तो हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की ही इसमें बात करनी है और हमेशा एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस में ही हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या तो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा। ठीक है, तो चलो इसको फिल आउट करते हैं, देखते हैं। सो कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो ऑन द रिटन डाटा एक्सेप्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो हमें किसी भी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रतन नेवल टाटा वॉज बॉर्न ऑन, वो कब बॉर्न हुए थे हमें ये बताना है, नाउ मुंबई इंडिया। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं इसके। ये देखो थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है, थर्ड ऊपर लिखा हुआ था दिसंबर 28 1937 इन बॉम्बे, 28 दिसंबर इन बॉम्बे, दिसंबर 1937 इन बॉम्बे या फिर 1937 इन बॉम्बे। जब भी बात आएगी कि ये पर्सन कब बॉर्न हुए हैं तो आपको हमेशा डेट, मंथ और ईयर वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो मैं जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि आपको मंथ बताना है, आपको डेट बतानी है, नहीं, आपको पूरा ही बताना है कि वो कहाँ पर पैदा हुए थे। दिसंबर 28 1937 इन बॉम्बे में वो पैदा हुए थे। अब बॉम्बे को आप मुंबई बोलते हो, उसमें वो चीज़ भी गिवन है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ही इज़ एन इंडियन बिजनेसमैन हु बिकम द चेयरमैन ऑफ द टाटाज ग्रुप, अ मुंबई बेस्ड कॉलोमेरेट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कॉलोमेरेट का? इसका मतलब होता है कि ये एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है, मुंबई बेस्ड इंडस्ट्री कंपनी है। ठीक है, आ मेंबर ऑफ द प्रोमिनेंट फैमिली इंडियन डैश एंड फिलोथेरेपिस्ट। He was educated at the Cornell University, Ithaca, New York, where he earned as a BS 1962 in the architecture, मतलब बैचलर्स इन आर्किटेक्चर, बिफोर रिटर्निंग टू वर्क इन इंडिया। तो इसका फोर्थ वाला देखते हैं कि फोर्थ में हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, अ मेंबर ऑफ द प्रोमिनेंट फैमिली इंडियन डैश। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ का ऑप्शन दे रखे हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब आप किसी पर्सन को आप बोलते हो कि वो एक फैमिली इंडियन क्या है, इंडस्ट्री आप बोलोगे उसको? नहीं, आप उसको बोलोगे कि वो एक फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है सी, कि उनकी जो फैमिली है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं हम। ही, यहाँ से चलते हैं यहाँ पर। ही डैश experiences in number of Tata's group businesses and was named director in charge 1971 of one of the
National Radio and Electronic Company, NELCO. He became the chairman of the Tata's industry a decade later and in 1991 chairman of the Tata's group. ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी टाटा ग्रुप बिजनेसेस में भी उन्होंने काम किया है. ठीक है, चेयरमैन भी बने हुए हैं वो टाटा इंडस्ट्रीज़ के और 1991 में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ सुटेबल बैठती है, फिफ्थ वाला देखते हैं हम. ऑप्शंस में हमें कौन कौन से ऑप्शंस आपको गिवन हैं. लर्न, गेट, गेन, गेन्ड. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठता है, देखो आप खुद देखो ही डैश एक्सपीरियंस, तो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया होगा. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, गेन्ड. आपने ईडी वाला चूज़ करोगे. ईडी वाला क्यों चूज़ करोगे, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट टेंस की हम बात करेंगे, क्योंकि पहले वो एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं. बहुत सारी बिजनेसेस में, टाटा ग्रुप के नंबर ऑफ बिजनेसेस में वो गेन कर चुके हैं. तो हम सिंपल पास्ट टेंस की हम बात करेंगे. पास्ट टेंस में क्या होता है, हम ईडी का यूज़ करते हैं. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो बैठ जाता है डी, गेन्ड. उन्होंने बहुत गेन किया है एक्सपीरियंस इन नंबर ऑफ टाटाज ग्रुप बिजनेसेस, टाटाज बिजनेसेस में. ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है. हम इसमें पास्ट और प्रेजेंट, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट की ही हम इसमें बात करेंगे, ये आपको याद रखना है. ठीक है, आगे चलते हैं. अपॉन अज्यूमिंग लीडरशिप ऑफ द कॉलोमेट्रेट, टाटा एग्रेसिवली डैश टू एक्सपेंड इट एंड increasingly he focused on globalizing its business. In 2000, the group acquired London-based Tesla T, and in 2004 it purchased the TAS truck manufacturing operations of the South Korea Daewoo Motors. ठीक है, तो इसमें आगे बोला गया है कि उन्होंने एज टाटा ने बहुत एग्रेसिवली बिज़नेस को एक्सपेंड करा, इंक्रीज़ करा बिज़नेस को, उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, देखो करेक्ट ऑप्शन सिक्स वाला हमारे पास ये रहा. ठीक है, तो इसमें ही टाटा एग्रेसिवली शॉट, शॉटिंग एंड शॉट. तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है, शॉट बन जाता है. ठीक है, ओके, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आगे चलते हैं हम. इन 2008 टाटा oversaw dash the elite British car brand Jaguar and the Land Rover from the Ford Motor Company. The following year the company launched the Tata Nano, a tiny rear-engined port-shaped vehicle. In Tata's words, it would provide a safe, affordable, all-weather form of transport to millions of middle and the lower income consumer both in India and the abroad. तो यहाँ तक पढ़ते हैं हम. ठीक है, तो 2008 में टाटा ने ओवरसॉ किया डैश बहुत सारी ब्रिटिश कार्स ब्रांड का, और उन्होंने खुद भी अपना एक टाटा नैनो लॉन्च किया था उन्होंने. ठीक है, और ये उनका पूरा लोगो दे रखा है टाटा की, उनके वर्ड्स में, कि वो कार से रिलेटेड जो भी होता है ना, तो वो चीज़ इसमें गिवन है. तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं. सेवन्थ ये रहा, टाटा मोटर्स परचेज ऑफ, टाटा मोटर्स परचेज ऑफ, टाटा मोटर्स परचेज ऑफ, या टाटाज मोटर्स परचेज ऑफ. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है, करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है सी, टाटा मोटर्स परचेज ऑफ. आप कभी भी टाटा के साथ एस यूज़ नहीं करोगे, मोटर्स के साथ आप एस यूज़ करोगे. देखो एस का क्या है कि जब आप एस को ऐसे लिखते हो तो उसके बाद आप ऐसे लगाते हो. ठीक है, जो पी पार्ट में हमें गिवन है कि आपने पहले ये ऐसे ऊपर लगाया फिर एस लिखा, नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाता है सी. ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको याद रखना है कि टाटा मोटर्स परचेज ऑफ द इलाइट ब्रिटिश कार ब्रांड, उन्होंने इस ब्रांड को भी परचेज किया था और अपनी भी टाटा नैनो उन्होंने लॉन्च किया था. ठीक है, इतना क्लियर होता है. आगे हम चलते हैं. In December 2012, Tata retired as a chairman of the Tata's group. Among many other honors accorded him during his career, Tata received the Padma Bhushan dash the most distinguished civil award in 2000. तो टाटा ने पद्म भूषण अवार्ड रिसीव किया था. तो इससे रिलेटेड हमारा 8th वाला जो है ऑप्शन देख लेते हैं. वन ऑफ द इंडियाज़ एंड वन ऑफ द इंडियाज़. तो इसमें से वही एस का आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है आपका. तो 8th में जो करेक्ट आपका आ जाता है ए आ जाता है, दैट वन ऑफ द इंडियाज़. ठीक है, इंडियाज़ के बाद हम पहले ऊपर लगाते हैं फिर उसके बाद एस लिखते हैं. ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ए बन जाता है आपका। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ये था रतन टाटा के ऊपर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बल्कि आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं और में भी हमें एक क्वेश्चन गिवन है और। ठीक है, आपको ऐसे भी आएगा कि आप दोनों में से एक को चूज़ कर सकते हो क्वेश्चन, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कंप्लीट द स्टोरी बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शंस। अब था कि एक पर्सनालिटी के बारे में हमने, एक पर्सन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, उसके फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिल आउट किए थे। अब एक आदि है एक स्टोरी। अब आपको एक स्टोरी गिवन है, अब आपको उसको फिल करना है। उसमें लिखा है एक्सेप्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो देयर वाज अ ग्रोसर इन अ विलेज, हिज नेम was कालू। He was dash who took advantages of the villagers as his was the only grocery shop in the village। तो इसमें बोला है कि एक ग्रोसर है जो कि सब्जी वगैरह बेचते हैं ना, पल्सेस या फिर दाल वगैरह ये सब वगैरह बेचते हैं। ठीक है, तो उसका एक नाम है कालू जो ये चीज़ बेचता है, और उसकी ओनली वो हुई खाली एक ही शॉप है उसकी विलेज में। ठीक है, तो ही वॉज डैश हु टुक द एडवांटेजेस ऑफ द विलेजर्स। वो डैश एडवांटेजेस लेता था विलेजर्स का, क्योंकि खाली उसकी एक अकेली शॉप थी। तो थर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या है, ग्रीडी ग्रोसर और ऑनेस्ट ग्रोसर। ये आप थर्ड वाला देख रहे हो ना। ठीक है, तो देखो बहुत ज़्यादा वो लालची हो गया था, लालची ग्रोसर था वो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है आपका, ए बैठ जाता है इसमें, कि वो बहुत ज़्यादा लालची ग्रोसर था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही बहुत आसान से आपके ग्रामर में आएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही सोल्ड द गुड्स एट अ हाई प्राइसेस। वो सामान को बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पर बेचता था। ही डैश स्टोन्स इन पल्सेस, कलर्ड सैंड इन स्पाइसेस एंड ऑयल इन द बटर। वो क्या करता था, वो पल्सेस में दाल में क्या डालता था, स्टोन्स डालता था। स्पाइसेस में जितने भी मसाले होते हैं उसमें कलर्ड सैंड वगैरह डालता था, मिट्टी वगैरह। ठीक है, और ऑयल में क्या डालता था, वो बटर डालता था। ठीक है, तो फोर्थ देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ये रहा, यूज टू मिक्स टू यूज टू मिक्स्ड एंड यूज्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो सी बैठ जाता है कि यूज टू मिक्स। क्यों यूज टू मिक्स, ही यूज टू मिक्स स्टोन्स इन द पल्सेस। वो ये चीज़ हायर प्राइजेस पर बेचता था और एडवांटेजेस लेता था और सारे विलेजर्स का। फिर वो क्या करता था, ही यूज टू मिक्स, कि वो मिक्स करता था, क्या चीज़ मिक्स करता था, स्टोन्स इन पल्सेस, कलर्ड इन स्पाइसेस एंड ऑयल्स इन बटर। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। एनीवन हु ब्रॉड गुड्स फ्रॉम हिज शॉप बिकम इल ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ स्टोन्स एंड अदर थिंग्स इन द फूड। जो एनीवन हु ब्रॉड गुड्स, जो भी गुड्स लेकर आते थे उसके शॉप से, वो बीमार पड़ जाते थे, क्योंकि जो है पल्सेस में हमेशा स्टोन्स होते थे, ऑयल बटर, ये जो बात की गई है। ठीक है, व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट द कालू चीटिंग, जब किसी को पता चलता था कि कालू की चीटिंग के बारे में, तो दे डैश द सेम टू द पंचायत। वो क्या करते थे, वो पंचायत में जाते थे। इससे रिलेटेड ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्लेंट अबाउट, कंप्लेन ऑफ, ये फिफ्थ वाला, कंप्लेंट अबाउट, कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन टू एंड कंप्लेंट ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था दे डैश द सेम टू द पंचायत। पंचायत में क्या करते थे, वो कंप्लेन करते थे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिफ्थ का आपका बैठ जाता है कि कंप्लेंट अबाउट, कि वो इस बारे में क्या करते थे, वो पंचायत में जाके कंप्लेन करते थे। देखो पर ये चीज़ लिखी है ना, जब उन्हें पता चलता था कालू की चीटिंग के बारे में, तो दे कंप्लेन अबाउट द सेम टू द पंचायत। इस चीज़ के बारे में क्या करते थे, वो कंप्लेन करते थे पंचायत में। पंचायत वॉज कॉल्ड एंड ऑर्डर्ड हिम टू सेल द फूड ऑफ द गुड क्वालिटी। और पंचायत उसको बुलाती थी कालू को और बोलती थी कि आप गुड क्वालिटी का फूड बेचो। ठीक है, बट ही टर्न्ड डैश टू देयर ऑर्डर एंड कंटिन्यू टू सेल और ट्रेड फूड। तो लेकिन उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ता था, और वो कंटिन्यूसली वो इसी फूड को, बेकार फूड को जिसमें स्टोन्स वगैरह पड़े रहते थे, उसी को बेचने लग जाता था। इसमें सिक्स्थ वाले का क्या ऑप्शन बैठ जाता है, वेट एयर, डेफ एयर, डम्ब माउथ और ब्लाइंड ईयर्स। अब उसे पंचायत में बुलाया गया। ठीक है, उससे बोला गया कि आप गुड क्वालिटी का फूड बेचो। तो उसने क्या किया, अपने कानों से वो बात को निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, आप ऑप्शन में देखो कानों की कहाँ पे बात करिए। देखो माउथ की कोई माउथ से तो उसने सुना नहीं होगा, ना आँखों से उसने सुना होगा, उसने कानों से सुना होगा। तो दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेट एयर्स का कोई मतलब नहीं होता, डेफ ईयर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
बहुत ही आसान है ये स्टोरी तो, है ना। वन ऑफ हिज सन fell ill because of his altered food. He asked the villagers to help and they dashed for his son's speedy recovery. अब क्या हुआ, एक दिन खुद कालू का बेटा ही बीमार पड़ गया, उसका ही वो बेकार सा खाना खा के, ठीक है। तो उसने हेल्प के लिए किससे बोला, विलेजर्स से बोला, और विलेजर्स ने उसकी हेल्प भी करी और बहुत ज़्यादा रिकवरी के लिए उन्होंने क्या चीज़ किया, देखो 7th में देखते हैं, हेल्प प्रेइंग, हेल्प एंड प्रे एंड हेल्प एंड प्रेज। तो करेक्ट ऑप्शन जो बैठ जाता है वो सी बैठ जाता है कि उन्होंने उसकी हेल्प की विलेजर्स की। अब देखो हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसमें कि उसका बेटा बीमार हो गया, ईडी का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट टेंस का हम यूज़ कर रहे हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हेल्प एंड प्रे। उन्होंने प्रे भी किया कि उसके बेटे की जो रिकवरी है वो स्पीडली हो जाए, जल्दी से हो जाए। हिज सन रिकवर्ड एंड द कालू बिकम हैप्पी। उसका बेटा जो है वो रिकवर हो गया उनकी प्रेयर से, विलेजर्स की हेल्प से, और वो जल्दी से ठीक भी हो गया। दिस इंसिडेंट चेंज हिज माइंड। और कालू का जो माइंड था वो चेंज हो गया। उसने विलेजर्स को थैंक किया और प्रॉमिस किया डैश ऑलरेडी फूड इन फ्यूचर, कि वो कभी भी वो चीज़ बेचेगा नहीं, वैसे फूड नहीं बेचेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, टू सेल नॉट, डज नॉट सेल, सेल नॉट, नॉट टू सेल। तो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है नॉट टू सेल। वेरी सिंपल है ये तो, कि नॉट टू सेल, कि वो कभी भी दोबारा इस खाने को नहीं बेचेगा। प्रॉमिस नॉट टू सेल, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि आपको सीख भी देती है एक, कि कभी भी आपको गलत काम नहीं करना चाहिए या गलत चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है, खासकर खाने के मामले में किसी की हेल्थ का सवाल हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें 19 to 14 क्वेश्चन है जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द सुटेबल ऑप्शंस, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। इसमें भी हमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें भी आपको एक पैराग्राफ आपको गिवन है जो कि आपको फिल आउट करना है, ठीक है। तो चलो फिल करते हैं। अब हम बात करते हैं, द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डैश द फार sightedness and the courage to commit dash to major innovations of the historical significances in the nation building and the social engineering। तो जो फाउंडर्स हैं इंडियन रिपब्लिक के डैश द फार साइटनेस एंड द करेज टू कमिट। देखो इसको ऑप्शंस देख लेते हैं, हैज़ हैड, वर, 9th वाला देखो, ठीक है। तो इसमें क्या आपका ऑप्शन बैठ जाता है, देखो हम हमेशा पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हम हैड यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें हैज़ और हैव का हम यूज़ करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा टेंसेस में। अगर आपने टेंसेस अच्छे से नहीं पढ़े, आप चाहते हो कि मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आर्यन बुक में गिवन है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो। मैं सबसे पहले टेंसेस ले आऊँगी क्योंकि टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है हैड। द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक हैड, क्योंकि हम पास्ट की इसमें बात कर रहे हैं, फाउंडर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, हैड द एंड करेज टू कमिट डैश टू मेजर इनोवेशंस ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस। अब उनके पास करेज है कि कमिट करने का, कि वो 2 मेजर इनोवेशंस करेंगे ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस इन नेशनल बिल्डिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं, देमसेल्फ, द पीपल, द कोर। देखो द पीपल और कोर, ये तो सी और डी तो देखो गलत ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो वो देमसेल्फ, वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम 2 मेजर इनोवेशंस करेंगे, तो देमसेल्फ हो गया ना, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि वो खुद 2 मेजर इनोवेशंस वो करेंगे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग, 3rd लाइन में देखो, फर्स्ट क्या है, टू डैश डेमोक्रेटिक एंड सिविल डैश सोसाइटी अमंग द इलिटरेट पीपल, ठीक है। ये हम उनका फर्स्ट है, कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं, टू बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग, बिल्ट एंड बिल्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है 11th का, वो बैठ जाता है सी, बिल्ड, कि वो बिल्ड करेंगे, क्या चीज़ बिल्ड करेंगे, डेमोक्रेटिक एंड सिविल। डेमोक्रेटिक को बिल्ड करेंगे और सिविल डैश 12th वाला भी देख लेते हैं, पूरा एक लाइन बन जाएगी हमारी, लिबरलाइजेशन, लिबरेटिंग एंड लिबर्टी। तो करेक्ट ऑप्शन जो बैठ जाता है वो ए बैठ जाता है, लिबरेटन। सॉरी मुझसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है, आप क्लियर हो गया होगा।
कि वो ये चीज़ बिल्ड करेंगे, डेमोक्रेटिक एंड सिविल सोसाइटी को एक इलिटरेट पीपल्स में बिल्ड करेंगे। सेकंड क्या है, टू अंडरटेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डैश डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो 13th वाला क्या होना चाहिए, विद अ, विद इन अ, फॉर अ और विदाउट अ। तो इसमें जो सेकंड है कि तो वो अंडरटेक करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, किस में बिल्ड करेंगे वो, तो विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पे वो अंडरटेक करने वाले हैं, विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो विद इन अ कौन सा ऑप्शन है आपका, बी है। ठीक है, तो 13 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम देख लेते हैं, हिट हर टो इन ऑल द सोसाइटीज इन विच द इकोनॉमिक टेक ऑफ or an earlier industrial and agriculture dash had occurred. Effective democracy, especially from the working people, had been extremely limited. तो इसमें जो 14th वाला आपको देखो, ब्रेकआउट, ब्रेकिंग, इन्वेस्टमेंट और ब्रेक थ्रू, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है। अब देखो पहले एक बार समझ लेते हैं, हमारी सोसाइटी में जो है इकोनॉमिक टेक ऑफ होता है स्पेशली किस में हो, और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में होता है, हैज़ बीन ऑकर्ड। तो ऑकर्ड होता है तो ब्रेक थ्रू होता है, तो ब्रेक थ्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि एग्रीकल्चर ब्रेक थ्रू हैड ऑकर्ड। ठीक है, आपने वो सुना भी होगा पहले। ठीक है, हो सकता है ये आपने पढ़ भी रखा होगा ये पूरा पैराग्राफ। इसमें इफेक्टिव डेमोक्रेसी होती है, स्पेशली किसके लिए होती है, वर्किंग पीपल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ग्रामर का ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब सेक्शन सी की हम बात करेंगे। सेक्शन सी में चलने से पहले अगर आपने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हों तो सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है एक्सट्रैक्ट बेस। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दैट फॉलो। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है, द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम station. The newspaper now had been bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between the Rameshwar and Dhanuskodi. They forced my cousin Samsudeen, who distribute newspaper in the Rameshwaram, to look for helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsudeen helped me earning my first wages half a century later. I can still feel the surge of the pride in earning my own money for the first time. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ लिया होगा। हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। तो पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, वाई वॉज द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वर स्टेशन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड क्यों हो गई थी ट्रेन, आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। देखो ऊपर पैराग्राफ में देखते हैं, ये फर्स्ट लाइन हमें दे रखी है, द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। क्यों हो गई थी, ड्यू टू द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द नेशन, ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम इन द ट्रेन, इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन टू स्टॉप द ट्रेन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है ए। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत बेसिक वाली चीज़ है, ड्यू टू द स्टेट इमरजेंसी की वजह से ट्रेन जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो कौन सी लाइन जो है वो सही नहीं है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रामेश्वरम, ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाली गलत स्टेटमेंट है आपकी। कलम हैड टू कलेक्ट टर्मिनेटेड सीड्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी, नो, वो तो न्यूज़पेपर कर रहा था ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन इज कलम वॉज अ हेल्पिंग हैंड फॉर हिज कज़न सैमसुदीन। ठीक है, तो ये थर्ड वाला करेक्ट है बिल्कुल। फोर्थ वाला, हिज ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन यूज टू गिव हिम द न्यूज़ अबाउट द वॉर, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें से देखो फर्स्ट और सेकंड गलत है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, थर्ड वाला हम देख लेते हैं।
What do you understand by the line, half a century later I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time? अब ऐसा होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम आप पैसे कमाते हो तो उस टाइम की खुशी और वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि इस लाइन का मतलब क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इवन आफ्टर द 50 ईयर द स्पीकर कुड फील द हैप्पीनेस एंड द ऑनर इन अर्निंग हिज फर्स्ट वेज। द स्पीकर इज फिल्ड विद द प्राइड ऑफ द अर्निंग फर्स्ट वेज आफ्टर 50 ईयर्स। Even after the 50 year, the speaker is unable to leave his pride. His first wages was earned by him after the 50 years. तो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है ए क्यों बैठ जाता है? क्योंकि वो जो स्पीकर अभी तक उस खुशी को फील कर पा रहे हैं, उस ऑनर को फील कर पा रहे हैं जब उन्होंने पहली अपना वेज जो है कमाया था। लाइक होता है ना, पहली सैलरी आप बोल सकते हो कि कमाई थी, तो उस चीज़ की जो खुशी है वो आज 50 ईयर्स तक भी वो ये चीज़ खुशी फील कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ईयर इन विच द अबव इंसिडेंट हैपन। तो ये इंसिडेंट कब हुआ था, आपको वो ईयर इसमें बताना है। ठीक है, तो जो ईयर है आपका वो है बी, 1939 में ये चीज़ हुई थी। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अलाइंड फोर्सेस? टर्म अलाइंड फोर्सेस का क्या मतलब होता है? द आर्मीज ऑफ द यूके, यूएसए एंड द रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हमारा तो ए ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साइड में ही था, वो हम देख लेते हैं। ओके, और मैं आपको गिवन है ये चीज़, तो ऐसा ऑप्शंस में आ सकता है कि आप कोई सा भी एक्स्ट्रा इसमें से चूज़ कर सकते हो अगर आपको एक आता हो और एक ना आता हो तो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू are through with the book you just throw it away. Guess our television screen must have had a millions books on it and it is good for the plenty more. It would not throw it away. Same with the mine, said Maggie. She was 11 and had not seen as many telebooks as the Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic where it was about school. तो ये तब की ही बात है जब टॉमी को जो है बुक मिली थी और जो मागी जो है वो उससे पूछती है ये सब चीज़ें कि बुक क्या एक वेस्ट है। हमारी जो टेली बुक्स होती हैं उसमें आप बहुत सारी बुक्स को उसमें और डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। ठीक है, आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वाज शोन बाय द टॉमी व्हेन ही सेड व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रोन विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। गेस, चूज़ द करेक्ट इमेजेस। तो आपको इसमें करेक्ट इमेज चूज़ करना है। ठीक है, तो करेक्ट इमेज क्या होगा आपका? देखो, इसमें जो करेक्ट इमेज होगी आपकी, ये आपकी इमेज 4 होगी। ठीक है, इमेज 4 आपकी करेक्ट इमेज हो गई, क्योंकि हैप्पी वाली कोई बात नहीं है, इसमें गी वाली बात है। ठीक है, तो 4th इमेज करेक्ट है, तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाता है आपका बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको बड़े ध्यान से टिक करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेली बुक? देखो, ये क्वेश्चन तो बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, मिल ही जाता है एमसीक्यूज में कि टेली बुक का मतलब क्या होता है। अ बुक दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन फॉर एजुकेटिंग और एंटरटेनिंग पीपल्स, अ बुक दैट कैन रीड फॉर द एजुकेटिंग एंड एंटरटेनिंग पीपल्स, अ बुक दैट कैन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन फॉर एंटरटेनिंग पर्पस, या नन ऑफ दीज। देखो, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए करेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि बी में आपको लिखा है और स्क्रीन की बात नहीं करी गई है बी ऑप्शन में, और सी वाले ऑप्शन में आप एजुकेटिंग की तो बात कर ही नहीं हो रही हो, क्योंकि टेली बुक्स जो होती हैं मागी और टॉमी दोनों पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स स्क्रीन पे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसीलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बुक जो है, टेली बुक जो है, स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है फॉर एजुकेटिंग या फिर एंटरटेनिंग करने के लिए लोगों को। ठीक है, ओके, 3rd पे चलते हैं हम। चूज़ द ऑप्शन विच इज़ यूज द वर्ड आर्टिक सिमिलरली एज इट इज़ यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट टू फिल द गैप। देखो, अब इसमें ये चीज़ आपको बोला है कि आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं विच यूज़ द वर्ड, जिसमें आर्टिक वर्ड यूज़ किया हो, सिमिलरली यूज़ कर रखा हो, और आपको इस एक्सट्रैक्ट के वर्ड्स को इसमें आपको फिल आउट करना है। देखो, इसमें आपको 4 दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। ही लेड हर डाउन द स्टेयर्स इनटू डैश दैट लुक मोर लाइक अ ड्रैगन। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग। बी, आई थिंक
I take things from my dash and my garage and sell them people who value them more than I do. Okay, आगे देख लेते हैं ऑप्शन. The dash is surrounded by the range of the semicircle arches. No, that is wrong. D, a similar station in England. No, that is wrong. तो B is the correct option कि जो अपनी चीज़ों को ले लेते हैं from my attic and my garage and sell them to people who value them more than I do. तो आर्टिक जैसा सिमिलरली ये लाइन हमें दिख रही है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, थर्ड का जो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आगे हम देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है. व्हाई डिड द टॉमी फील दैट द बुक इज हार्ड टू बी थ्रोन अवे आफ्टर रीडिंग वंस. टॉमी को ऐसा क्यों लगता था बुक जो है एक बार पढ़ने के बाद उसे फेंक देते हैं. Because it does not have a space to accumulate more stories, because it has a yellow and creaky page, because it has a stationary words, both A and C. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए डी. डी क्यों होना चाहिए जिसमें ए और सी करेक्ट बोला गया है, क्योंकि बी वाला तो नहीं आता है इसके अंदर कि येलो और क्रीकी पेज की वजह से आप बुक को फेंक दोगे, क्योंकि हम बुक के अंदर ज़्यादा स्टोरी स्टोर नहीं कर सकते हैं. आपके अंदर जितने भी स्टोरीज़ उसके अंदर आ गई उतनी आ गई आप, लेकिन डिस्प्ले टेली बुक्स के अंदर आप बहुत सारी स्टोरीज़ को उसमें ऐड कर सकते हो आप. ठीक है, तो इसीलिए बी और सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, इसमें ए और सी दोनों ही आते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ पे. हाउ विल स्कूल ऑफ द फ्यूचर लुक लाइक, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द बॉक्स. कि स्कूल जो है फ्यूचर में आपका कैसा दिखेगा अकॉर्डिंग टू यू. मैकेनिकल लर्निंग, रियल बुक्स, वर्चुअल क्लासरूम्स और रियल टीचर. अकॉर्डिंग टू जैसे 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 सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, बिजनेसेस हो गए, पढ़ाई भी आपकी इस टाइम ऑनलाइन हुई है कोविड की वजह से, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप सोचो तो क्या ऑप्शन आपको करेक्ट होना चाहिए. ये आपको स्टोरी में स्टार्टिंग में ही आपको पूरा दिखा रखा है, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस भी करा है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है सी. वर्चुअल क्लासरूम्स हो सकती हैं इन द स्कूल ऑफ द फ्यूचर में. ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम्स. ओके, अब चलो 16 क्वेश्चन पे चलते हैं. 16 क्वेश्चन भी आपका एक्सट्रैक्ट वाला है. रीड द एक्सट्रैक्ट, आंसर एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन को करेक्ट करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे पोएम्स की बात करी गई है. अब देखो ऐसा बोला जा सकता है कि एक मोमेंट्स बुक से दे दे. देखो 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके एक्सट्रैक्ट से, तो एक मोमेंट्स बुक से, एक बिहाइंड बुक से और एक पोएम से आपको ऐसे दे सकते हैं. ठीक है, तो आपको पोएम भी अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़नी है. He came to the door of the cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cake and baking them on the hearth. And being faint with the fasting from the day was almost done, he asked her for her store of the cake, and he gave him a single one. ठीक है, तो ये लाइन तो आपने पढ़ी ली होगी, है ना. अच्छे से, बहुत ज़्यादा मुश्किल लाइंस नहीं है, ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा. तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट. तो इस एक्सट्रैक्ट के जो हैं वो पोएट कौन है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. करेक्ट ऑप्शन आपको होना चाहिए ए, फॉबी कैरी. ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. चलो आगे चलते हैं हम. इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं. चूज द इमेज विच रिप्रेजेंट द गॉड सेंट पीटर. तो आपको ये बतानी है, इमेज आपको बतानी है. इसमें से आप बुक में आपको बुक के अकॉर्डिंग या फिर आप इसमें से इमेज चूज़ करो जो भी आपको लगता है कि वो गॉड सेंट पीटर हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए डी. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ऐसे इमेजेस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको करेक्टर दे दिया जाए कि बोलें कि आप बताओ इसमें से, क्योंकि बुक्स में जो इमेजेस है वो भी आप अच्छे से देखना है आपको. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं. व्हाई डिड द सेंट पीटर वॉज अबाउट टू फेंट. वो बेहोश क्यों होने वाले थे. ही वॉज फास्टिंग, ही वॉज ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, इट वॉज एंड ऑफ द डे, और बोथ ए एंड बी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो डी होना चाहिए, क्योंकि उनका फास्टिंग भी था और वो पूरे अर्थ के राउंड ट्रैवल कर रहे थे. ठीक है, तो इसीलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द वुमेन डू व्हेन द सेंट पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम अ केक. वुमेन ने क्या किया जब सेंट पीटर ने उनसे केक मांगा. तो शी बेक्ड अ स्मॉल केक टू द सेंट, शी डिड नॉट गिव हिम अ केक, ही गिव हिम अ केक फ्रॉम द सेल्फ, ही बेक अ लार्ज केक फॉर हिम. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. आपने पोएम अच्छे से पढ़ी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो ऑप्शन होना चाहिए सी. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका
सॉरी, इसका बी ऑप्शन होना चाहिए कि उन्हें केक नहीं दिया गया था, ठीक है। तो 16 का 4th का बी होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। वाई डू यू थिंक दैट द लिटिल वुमेन डिड नॉट गिव केक टू द सेंट? आपको क्या लगता है कि लिटिल वुमेन ने, उस वुमेन ने पीटर को, सेंट पीटर को उन्होंने केक क्यों नहीं दिया? शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिम अ केक, शी हैड नो केक लेफ्ट टू गिव, शी फाइंड आउट इट वेरी लार्ज गिव अवे फॉर द फ्री, ही डिड नॉट बेक केक। तो आपको ऑप्शंस बताने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इतना बड़ा केक मैं फ्री में दे दूँ, सो इसी वजह से उन्होंने उन्हें केक नहीं दिया था, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पोएम पे, नेक्स्ट वाले पे और दे रखा है आपको, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स हैड टू ब्लैक, ओ आई लेफ्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे leads on to the way, I doubted if I should ever come back, I shall be telling this with the sign, somewhere ages and ages hence, two road diversion upward, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो ये तो पोयम ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था, है ना। आपको याद आ गया होगा वो क्या मैसेज होगा, है ना। तो इसके ऑप्शंस पे हम चलते हैं। What do you understand by the term in leaves no steps had to done blank? तो इसका आप क्या, इस टर्म का क्या मतलब आप समझते हो? देखो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। The road were covered with the yellow leaves, no one has walked on the road, both A and B, and there is a no black leaves on the road। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बोर्ड बैठ जाता है सी, both A and B। both A and B क्यों? क्योंकि एक तो रोड की जो लीव्स थी वो येलो थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी, किसी ने भी उस पर वॉक नहीं किया है। देखो, इन अ लीव्स नो स्टेप हैड टू डन ब्लैक, मतलब किसी ने भी उस लीव्स पर स्टेप नहीं लिखा रखा है और उसकी जो लीव्स हैं वो रोड पर पूरी अच्छे से कवर्ड है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज थिंक द पोएट चूज द लेस ट्रेवल रोड? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पोएट ने लेस ट्रेवल रोड को चूज़ किया है? बिकॉज इट टेक द पोएट वेयर ही इज टुडे, बोथ द रोड्स वर सेम, ही डू नॉट वांट टू क्राउड अ रोड, ही वांट टू वॉक अलोन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए, बिकॉज इट टेक द पोएट वेयर ही इज टुडे। जहाँ वो आज हैं, जहाँ वो आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लेस ट्रेवल रोड को चूज़ किया। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज येट नोइंग हाउ वे लेड ऑन द वे? तो ये पोएट क्या चीज़ कन्वे करना चाहते हैं? ही नो हाउ वन रोड कैन लीड्स टू अनदर एंड देन अनदर अंटिल यू एंड अप वेरी फार फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। द स्पीकर रियलाइज दैट हिज होप टू कम बैक एंड ट्राई द अदर पार्ट मे बी इट फुलिश। द पोएट इज थिंकिंग ऑफ हिज ओल्ड चॉइसेस ही मेड ड्यूरिंग हिज यंग एज और फोर्थ पार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका बी, द स्पीकर रियलाइज दैट हिज होप टू कम बैक एंड ट्राई द अदर पाथ में बी फुलिश। उनको लगता है कि अब मैं अगर एक पाथ पे, ऑफकोर्स ये चीज़ होता है ना कि अगर आप एक पाथ पे चल दो तो आप वापस मुड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि एक पाथ जो है वो दूसरे पाथ से, तीसरे पाथ से ऐसे अटैच होता चला जाएगा। वो एक सीधी ऐसे रोड चलती ही चली जाएगी, आप कभी वापस नहीं आ पाओगे अगर आपने एक पाथ चूज़ कर लिया है तो ये उनको लगता था बहुत ज़्यादा फुलिश चीज़ है ये, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बोला गया है लाइन, ठीक है, ये कन्वे करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। व्हाट आर द टू रोड सिम्बॉलिक ऑफ? टू रोड का सिम्बॉलिक क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ्स, द रोड दैट गो इन टू द फॉरेस्ट, द चॉइसेस दैट वन हैज़ टू मेक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका सी, द चॉइसेस दैट वन हैज़ टू मेक ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कि दो रोड्स बोला गया है कि ये वो चॉइसेस हमारी लाइफ की चॉइसेस हैं कि हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हमें ये चीज़ चूज़ करनी है या फिर ये चीज़ चूज़ करनी है। तो लाइफ टाइम के लिए वो चॉइसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें सोच समझ के चॉइस करनी चाहिए। चूज़ द ऑप्शंस विच कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड टुडल। तो आपको इसका उल्टा वर्ड बताना है।
तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो डी बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, डी बन जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे हम 17th क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड ही है। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वही 5 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड। मतलब कि स्वीट मीट सेलर पे, मतलब मिठाई की शॉप पर गुलाब जामुन ये सब कुछ थे और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल स्वीट्स थी, सिल्वर और गोल्ड से डेकोरेटेड थे। द चाइल्ड स्टर्ड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट फ्रूट। और चाइल्ड की जो है फेवरेट फ्रूट क्या था, सॉरी फेवरेट स्वीट क्या थी, बर्फ़ी थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने बहुत स्लोली मर्मर्ड किया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, उसे पता था, क्या चीज़ उसे पता था, देखते हैं आगे, कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको नहीं दिलाएंगे। सो ही वुड नॉट वेट फॉर द आंसर एंड ही मूव्ड ऑन। ठीक है, तो इसमें से अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड डिस्क्राइबिंग ऑन सीइंग स्वीट। तो आपको एक्सप्रेशन बताना है उसका, कि जब उसने स्वीट के बारे में उसने देखा, उसको स्वीट देखा तो उसका क्या एक्सप्रेशन था। उसके माउथ में पानी आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है उसका बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हाट डिड द चाइल्ड मूव ऑन आफ्टर सीइंग स्वीट। बच्चा जो है वो आगे क्यों बढ़ गया मीठा देखने के बाद। His parents had moved forward. His parents would not have brought him sweets. Did not want to eat sweet. He did not want to get lost in the fair. क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे स्वीट्स नहीं दिलवाएंगे, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाता है उसका। ठीक है, हिज पेरेंट्स वुड नॉट हैव ब्रॉट हिम द स्वीट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। विलेज पीपल आर गुड, वी मस्ट गो टू द विलेज फेयर, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इसका सी, कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो क्लोज बॉन्डिंग है ये थीम है उस स्टोरी का। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं हम। द चाइल्ड सॉ द स्वीट मीट शॉप एट डैश द स्ट्रीट मार्केट फेयर और नन ऑफ दीज। तो स्वीट मीट शॉप जो थी वो बच्चे ने कहाँ पे देखी थी, स्ट्रीट में देखी थी क्या, मार्केट में भी नहीं देखी थी उसने फेयर में देखी थी। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान था ये, तो ये चैप्टर ही बहुत ही आसान था बच्चे वाला, है ना। थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी, कि सबसे पहले उसने क्या देखा, फिर बाद में क्या चीज़ देखी, फेयर के अंदर क्या क्या देखा, उसके बाहर क्या देखा। ठीक है, चूज़ द ऑप्शन दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द वर्ड मर्मर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, येल। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब और वाला आ गया है हमारा। फार अवे कंटिन्यूसली द स्टैचू इन द लो म्यूजिकल वॉइसेस। फार अवे in the little street there is a poor house. One of the window is open and through it I can saw a woman sitting at the table. His face is thin and worn. She has coarse red-handed, all pickled by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flower on the satin gown for the loveliest of the queen maid of the honor. तो इसमें जो है जो प्रिंस हैं, हैप्पी प्रिंस जो हैं वो किसको बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसके बारे में बता रहे हैं, वो एक वुमेन के बारे में बता रहे हैं जिसका घर बहुत पुअर है, जिसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, और वो सैटर्न की एक प्रिंसेस की गाउन है, प्रिंसेस हैं उसकी गाउन पर एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी इसमें बताई जा रही है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। हम प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बोला है, देखते हैं ऑप्शन। ही नेवर फेल्ट सोरो ऑफ लाइट, ही नेवर मेड सैड बाय द काउंट्रीज, ही नेवर वेंट आउट ऑफ द पैलेस, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है, ए बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी सोरो, सैडनेस, ये सारी चीज़ें नहीं देखी उन्होंने, कि आंसू भी क्या होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द चैप्टर फ्रॉम विच
अबव द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये कौन सा चैप्टर है जिसमें से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? अ किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लॉस्ट चाइल्ड और द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? बी बैठ जाता है। हैप्पी प्रिंस की स्टोरी से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन विच इज क्लासीफाई द स्टेटमेंट इनटू फैक्ट एंड ओपिनियंस। ठीक है, तो फर्स्ट आपका दे रखा है, अ थिंग स्वेलो वॉज गो टू द इजिप्ट वेयर द वेदर वॉज वार्म। आई थिंक द हैप्पी प्रिंस हैड नेवर सीन द मिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ। ठीक है, आई थिंक स्वेलो वॉज अ वेरी काइंड एंड जनरस बर्ड। आई थिंक द हैप्पी प्रिंस डिड द राइट थिंग बाय सेंडिंग द ज्वेलरी टू द पुअर। तो इसमें हमें फैक्ट्स एंड ओपिनियंस हमें बताने हैं, तो क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, तो आई थिंक इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो डी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक फैक्ट हैं कि स्वेलो बर्ड को इजिप्ट जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का वेदर जो है वो वार्म है। ये चीज़ फैक्ट है। ठीक है, ये चीज़ फैक्ट थी, उसको वहाँ पे जाना चाहिए था क्योंकि वो वेदर उसके लिए सुटेबल नहीं था। आई थिंक द हैप्पी प्रिंस हैड नेवर सीन अ मिस्ट्रीज, और ये भी बिल्कुल फैक्ट है। ये चीज़ भी फैक्ट दी गई है कि हैप्पी प्रिंस ने कभी भी अपनी लाइफ में सॉरो, सैडनेस ये सब नहीं देखा था। और ओपिनियंस की अगर हम बात करें, थर्ड एंड फोर्थ ओपिनियंस हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया हैप्पी प्रिंस ने ज्वेलरी सेंड करके पुअर को, और स्वेलो बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड जनरस बर्ड है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, मेरे अकॉर्डिंग सही है डी। ओके, फोर्थ वाला देख लेते हैं हम। व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड फॉर द बॉय। हैप्पी प्रिंस ने बच्चे के लिए क्या भेजा था? उस छोटे से बॉय के लिए क्या भेजा था जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था? रूबी फॉर हिज आइज, रूबी फॉर हिज स्वॉर्ड मतलब तलवार, गोल्ड लीव्स फॉर हिज बॉडी और स्वेरो फॉर फ्रॉम हिज आइज। मतलब कि उसकी मदर के लिए भेजा, उसके बेटे के लिए भेजा, तो सेम चीज़। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो बी बैठ जाता है कि रूबी का स्टोन जो है वो भेजा था जो कि उसकी उनकी तलवार पे लगा हुआ था। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये बी है। ठीक है, बी है ये। ओके, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। व्हाई डिड द स्पैरो फील वार्म व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम द सीमस्ट्रेस हाउस। स्वरो को इतना गर्म गर्म क्यों फील हो रहा था, इतना वार्म फील क्यों हो रहा था जब वो सीमस्ट्रेस के घर से आया था? ही डिड अ गुड एक्शन, ही हेल्प्ड द लेडी एंड हर सन, ही इट वॉज अ हॉट वेदर ऑन दैट नाइट। देखो हॉट वेदर तो था नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसने लेडी और सन की भी मदद की थी, लेकिन एक गुड एक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या है, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? डी बैठ जाता है, जिसमें कि उसने बहुत अच्छा एक्शन भी किया था और उसने उस लेडी और उस सन की मदद भी की थी। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 to 23 क्वेश्चन पे, जिसमें से हमें कुछ ही 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 6 आउट ऑफ में से। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो देखते हैं पहले 18 क्वेश्चन। द विंड इन द पोयम विंड डिस्ट्रॉयड डैश ऑफ द विंडोज़। तो विंडोज़ का विंड ने क्या चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी थी? हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन से हमें याद आ जाएगा कि आखिर हमने क्या पढ़ा था इसमें। पेन, ग्लास, ग्रिल और स्कैटर। विंडो को हमने क्या किया था? विंडो को मतलब विंड ने क्या तोड़ा था? तो स्कैटर कर दिया था। किस चीज़ को स्कैटर कर दिया था? विंडो को। ठीक है, ये विंडो को। ओके, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, पेपर्स का भी पूछा जा सकता है ना। तो 19 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैच द डायलॉग्स विच देयर स्पीकर फ्रॉम द बुक बिहाइव। तो हमें स्पीकर्स दे रखे हैं और बिहाइव बुक के कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमें मैच करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये 19 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। तो ये कौन से उसका है? किसने बोला था ये लाइन्स? डोंट लिसन टू द ईयर्स, कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। तो ये बोला था रॉन फॉर्मेस ने। तो फर्स्ट का है, ए का ये बैठ जाता है फोर्थ। ठीक है, वट आई विल डू इफ़ आई हैड अ नाइटमेयर। अगर मेरे को नाइटमेयर आए तो मैं क्या करूँ? ये किसने बोला था? द लिटिल गर्ल, एंसाइन मदर और उस्ताद फहीज़ खान। तो सेकंड वाले में करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ये हो गया बी। ठीक है, शी इज़ ब्रोक लाइक यू। तो शी इज़ ब्रोक लाइक यू, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट। एंड ठीक है, आइंस्टाइन की मदर ने बोला था ये चीज़। टी वाला देख लेते हैं। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, ये उस्ताद फहीज़ खान ने बोला था। ठीक है,
तो इसका जो है फोर्थ फर्स्ट बैठ जाता है, फोर्थ सेकंड और फर्स्ट और थर्ड। तो अब आप देख सकते हो डी इसमें जो है कोड्स जो है वो नीचे जो लिखे हुए हैं, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले ही आपको दिख रहा है फोर्थ है, तो डी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है। अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर नॉट चार्ज ग्रैंडफादर फॉर कैरिंग अ टोटलाइज विद हिम। तो टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से टोटलाइज का चार्ज आखिर क्यों नहीं किया था? बिकॉज द टोटलाइज वॉज नॉट अ quadruped, because the tortoise was not a monkey, because tortoise was not a dog, and because the tortoise was not a human being। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? इसका सी बैठ जाता है, क्योंकि वो डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है टोटोटाइज। ठीक है, 21st देख लेते हैं। हु पुट द लिटिल गर्ल टू स्लीप एंड हिज मदर हिज ग्रैंड मदर वॉज नॉट एट द वर एट अ हॉस्पिटल। जब उसकी मदर और ग्रैंड मदर जो है लिटिल गर्ल की, जब वो हॉस्पिटल में थे तो किसने लिटिल गर्ल को सुलाया था? तो ऑफकोर्स उनकी जो कुक थी एलिस, उन्होंने सुलाया था। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी अ किंगडम ऑफ फूल। तो थीम क्या था? फुलिश पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस, किंग आर डेंजरस, गुरुज आर वाइज एंड हैव अ गुड फ्रेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? डी बैठ जाता है, हैव अ गुड फ्रेंड। ठीक है, ओके। थर्ड वाला देख ले, 23rd जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट मेड द सीम स्ट्रेस चाइल्ड रिलैक्स्ड। चाइल्ड रिलैक्स्ड मतलब किसने किया था? रूबी, हैप्पी प्रिंस, स्वेलो या फिर फैनिंग बाय द स्वेलो। ऑफकोर्स स्वेलो ने उसको फ़ैन किया था, उसकी हेल्प करी थी, उसको थोड़ी ठंडक पहुंचाई थी, क्योंकि उसको फीवर था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट सैम्पल पेपर हमारा फिनिश हो जाता है। सेक्शन ए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने OMR शीट जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, अरिहंत की प्रैक्टिस पेपर में गिवन है ऑलरेडी ये, तो ऐसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है कि आपको ब्लैक बॉल पेन आपको यूज़ करना है और जेल पेन को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ऐसा दिखती है OMR शीट। अगर आपको OMR शीट से रिलेटेड क्या मिस्टेक्स आपको करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और क्या मिस्टेक करनी क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, अगर आपको वो सब जानना हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर की वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर 2 मैं कल ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और बच्चों आप इतने ज़्यादा कमेंट मत किया करो। मैंने आपसे बोल दिया कि टर्म फर्स्ट से पहले आपको इस बुक से रिलेटेड जितने भी MCQ सीरीज़ है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल ना। तो बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो। ठीक है, और इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट मत किया करो, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में मुश्किल हो जाती है जब भी इंसान बीमार होता है। तो ठीक है, मैं भी तो इंसान हूँ, थोड़ा सा सोचो मेरे बारे में भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर फर्स्ट आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले ही सैम्पल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।